हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं थर्ड टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट समझ लेते हैं। अब बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल एक पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें अपन जो कैश खर्च कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा हमें वापस हम अर्न कर सकें, वापस वो पैसा रियलाइज हो जाए। इसकी एक साइकिल होती है, एक प्रोसेस होती है, जरा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश रखा है, उस कैश को बच्चों हम खर्च करेंगे। क्या करेंगे? उस कैश को हम खर्च करेंगे किसमें? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में। हमने क्या किया? उसको खर्चा किया और हमने क्या खरीदा? रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल जैसे ही खरीदा हमने, तो उससे हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स। हमारे पास गुड्स बन गए, तो कुछ टाइम वो बच्चों गुड्स कहां रखे रहेंगे? हमारे इन्वेंट्री में। स्टॉक हेल्ड इन इन्वेंट्री। कुछ टाइम तक वो कहां रखे रहेंगे? हमारे इन्वेंट्री में रखे रहेंगे। इन्वेंट्री के बाद बच्चों क्या होगा? वो फिर से कहां जाएंगे? सेल आउट होने। सेल ऑफ फिनिश गुड्स। क्या हुआ? सेल ऑफ फिनिश गुड्स। और जब वो गुड्स बिक गए, मान लेते हैं हम उसको उधार भी बिके होंगे, क्रेडिट पे बिके होंगे, तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल बने होंगे। और वो जब ट्रेड रिसीवेबल पैसा वापस करेंगे तो क्या कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज। वो पैसा हमें वापस मिला और वो मिलके फिर से क्या हो गया? कैश। ये पूरी की पूरी एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रोसेस चलती रहती है, या साइकिल भी कह सकते हो। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जहां पे हमारे पास कैश था, कैश से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया तो फिर हमने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया। एक बार गुड्स हमारे मैन्युफैक्चर हो गए तो वो थोड़े टाइम स्टॉक में रहे हमारे पास। फिर हमने उसको बेचा, बेचा तो उधार पे, उधार पे फिर हमको हमारा ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज हुआ, क्रेडिट पे बेचा था, फिर वो पैसा रियलाइज हुआ, फिर वो कैश में कन्वर्ट हुआ। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग साइकिल। और जो पैसा हमें रिटर्न में मिलना है उसको हम कहते हैं, जो हमने सामान बेचा वो पैसा जो हमें मिलना है उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड पीरियड। तो इसी पे क्वेश्चन बन जाता है कि वो करंट एसेट में है या करंट लायबिलिटी में। तो वो अपन क्वेश्चन में समझेंगे। बस आप दो केसेस को याद रखिएगा, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल और एक्सपेक्टेड पीरियड, अगर ये दोनों 12 मंथ से कम है, 12 मंथ से कम है, तो ये करंट लायबिलिटी और करंट एसेट है। इफ दे आर, पहली कंडीशन क्या है? अगर ये दोनों के दोनों 12 मंथ से कम है, क्या है बच्चों? 12 मंथ से कम है, तो ये अपने आप ही करंट लायबिलिटी या करंट एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो वही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? करंट लायबिलिटी या करंट एसेट। अगर पहली कंडीशन पे ही हमारा आंसर है, लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है, सेकंड कंडीशन भी आती है हमारे पास कि ये दोनों में से कोई 12 मंथ से ज्यादा है या दोनों ही 12 मंथ से ज्यादा है। तो हम क्या देखेंगे? अगर दोनों 12 मंथ से ज्यादा है तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है, मान लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा 15 मंथ और एक्सपेक्टेड पीरियड है हमारा 12 मंथ, तो इसको हम बोलेंगे अगेन करंट लायबिलिटी या करंट एसेट। और कहीं अगर दोनों 12 मंथ से ज्यादा है और ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा 24 मंथ, एक्सपेक्टेड पीरियड है हमारा 27th मंथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटी। अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो हमारी सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है? कि ऑपरेटिंग साइकिल मस्ट बी ग्रेटर देन योर एक्सपेक्टेड पीरियड। अगर ऐसा है तो वो करंट लायबिलिटी होगा, और अगर एक्सपेक्टेड पीरियड ज्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल से तो वो होगा नॉन करंट लायबिलिटी या फिर नॉन करंट एसेट। अब तुम बोलोगे सर आप तो कभी लायबिलिटी कह रहे हो कभी एसेट कह रहे हो। अरे बेटा, क्वेश्चन में ट्रेड पेबल दिया होगा तो लायबिलिटी लिखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल लिखा होगा तो एसेट लिखिएगा। सिंपल सी चीज है। हो सकता है ये पेपर में आए, हो सकता है ना आए। बहुत बार तो देखा जाता है कि पेपर में नहीं आता, लेकिन हमें नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी। ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो आप फर्दर डाउट के लिए हमें रीच आउट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।